Today we are going to study about the highest political position of our country, that is president. आज हम उनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उनको कैसे इलेक्ट करते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। ठीक, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आवर कंट्री इज प्रेसिडेंट। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, दो तरह के एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव और एक यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो 5 पार्ट्स कौन से हैं हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के? अगर हम ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, प्री मेन, सब के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं जो पूछ लेता है एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आज यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा और बहुत ट्रिक के साथ हम लोग उसको कवर करेंगे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा है प्राइम मिनिस्टर, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पांचवा अटॉर्नी जनरल। ठीक, तो ये पांच लोग मिलकर हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 52 से 61 तक। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन वो बीच-बीच में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में स्कैटर्ड है। जो एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है वो है आर्टिकल 52 से 61। ठीक, तो अब हम लोग इसको याद करेंगे, समझने के साथ-साथ याद भी करेंगे। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब ये बताइए आप लोग, क्या प्रेसिडेंट हमारा जो रियल हेड होता है कि नॉमिनल हेड होता है? तो प्रेसिडेंट जो हमारा होता है, एक तो जो उसकी पोजीशन है वो यूके की जो रानी या जो इस समय जो हेड है, मोनार्किकल हेड है, उनसे हम लोग रिलेट करते हैं कि वो होते तो हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे हैं, पर उनके पास कोई रियल पावर नहीं होती है। रियल पावर हमारे प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हमारा होता है वो एक तो नॉमिनल हेड होता है, ठीक, या इसको डीजोर भी कहते हैं, और इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक, जैसे हम लोग के यहाँ जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो स्टेट में हो, स्टेट लेजिस्लेचर के हों, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जाके अपने मिनिस्टर, जो हमारे एमपीज और एमएलएस को इलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट में क्या हम लोग कभी जाते हैं इलेक्शन के लिए कि आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, हम लोग को वोट डालने जाना है? नहीं डालते हैं। हम लोग का जो प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। मतलब जो हम लोग ने जिनको चुन के भेजा है, यानी कि जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, वहाँ पे जो लोग हम लोगों ने चुन के भेजा है, हमने उनको अपनी पावर दी है कि हम आपको पावर देते हैं, अब आप उससे अपने प्रेसिडेंट चुनिए। तो वो लोग जाके अभी हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे इलेक्टोरल कॉलेज को, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज वो है जो इलेक्ट करता है हमारे प्रेसिडेंट को। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनल हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 53 क्या कहता है? और आर्टिकल, अब देखिए हमें साथ-साथ इसको याद भी करते जाना है कि आर्टिकल्स में क्या-क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 52, 53, 54 को एक साथ याद कर लीजिए। आर्टिकल 52 को कैसे याद करना है, इन 3 आर्टिकल्स को साथ में, क्योंकि स्टेट पीसीएस में मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसमें शॉर्ट में लिख लेंगे प्रेसिडेंट, पावर और कॉलेज या इलेक्टोरल कॉलेज, जो भी लिखना हो। इलेक्टोरल कॉलेज कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये ऐसे लोग से मिलके बना है जो लोग हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक? तो ऐसे याद कर लीजिए कि जो प्रेसिडेंट का पावर है वो इलेक्टोरल कॉलेज से बड़ा है। तो 3 आर्टिकल्स लाइन से हम लोग को याद हो गए। क्या? आर्टिकल 53 आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 उसके पावर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर, और आर्टिकल 54 हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। ये 3 चीज़ें याद हो गई, 3 आर्टिकल्स याद हो गए। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे यूनियन की, वो हमारे प्रेसिडेंट के अंदर होती है। जो भी साइंस होते हैं, जो भी काम होता है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ठीक है? ये समझ में आ गया? तो ये एग्जीक्यूटिव हेड है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक? वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक? आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो लोग
अब ये इस कॉलेज में कितने लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, अब वो देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन-कौन लोग भाग लेते हैं, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, एक हो गई पार्लियामेंट, उसके 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, और एक हो गए स्टेट लेजिस्लेचर, एक हो गई विधानसभा और एक हो गई विधान परिषद। लोअर असेंबली लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग क्या जो भी इन दोनों हाउसेस में इलेक्टेड एमपीज हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा, विधानसभा के भी इलेक्टेड एमपीज, ठीक। और जहां-जहां पे विधान परिषद है, विधान परिषद एक्चुअली सब जगह है नहीं। कहाँ-कहाँ पे विधान परिषद, यानी कि सेकंड हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कुल 6 स्टेट्स में है। तो क्योंकि ये सारे स्टेट्स में नहीं है, इसलिए ये पार्ट नहीं लेती है इलेक्शन के प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कौन-कौन पार्ट ले रहा है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली। ये 3 लोग हमारे यहाँ पार्ट लेते हैं। यहाँ पे एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, ठीक। ये कौन नॉमिनेट करता है? बाय प्रेसिडेंट। 12 लोग नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में, और एंग्लो इंडियंस भी थे 2020 तक। 2 एंग्लो इंडियंस भी नॉमिनेट करे जाते थे प्रेसिडेंट। तो क्या ये पार्ट लेते हैं हमारे इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेंगे, एंग्लो इंडियंस पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे। किसके? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। अगर विधान परिषद 6 स्टेट्स की जगह सारे स्टेट्स में होती तो शायद उसको भी पार्ट लेने को मौका मिलता, पर इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ 3 लोग यहाँ पे इलेक्शन करा रहे हैं जो कि इलेक्टेड है, ठीक है। क्यों नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते? नॉमिनेट कौन करता है उनको? प्रेसिडेंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट चले जाएंगे पर नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर रह गए वहां पे, तो अगली बार जब इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, तो हो सकता है उनको बायसनेस की वजह से नॉमिनेटेड मेंबर दोबारा उन्हीं को इलेक्ट करें कि हम ये इस प्रेसिडेंट ने हमें नॉमिनेट किया था तो हम इन्हीं को वोट देंगे। पार्शियलिटी हो सकती है, इस वजह से नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग हो गए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इलेक्टेड एमपीज, ठीक। उसके बाद ये 3 आर्टिकल्स हमारे हो गए, ठीक। अब आया 3 आर्टिकल आगे की ओर, 55, 56, 57। इसको हम मटर से याद कर लीजिए, MTR, ठीक। M से क्या हो गया? मैनर। जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन किस तरह से होगा। 56 में क्या दिया हुआ है? उनका टर्म कितना होगा। और 57 में दिया है कि उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। और अब हम लोग इसका मैनर देखते हैं, ठीक है। ठीक है। एक और चीज़ है, जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज में है, उसमें ये भी प्रावधान है कि जहाँ पे असेंबली डिसॉल्व हो गई है, वहाँ के मेंबर्स उसमें वोट नहीं करते, ठीक है? तो अगर कोई जैसे सपोज़ यूपी की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है और इलेक्टोरल कॉलेज बना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है क्योंकि प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं उनको रोक सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टेट में विधान जो सभा है, वो उसमें वो डिसॉल्व हो चुकी है, वहाँ के मेंबर्स ले नहीं पाएँगे पार्ट, तो हम अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी थोड़ा डिले कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन होगा, भले ही वहाँ पे कोई असेंबली पार्ट लेने के लायक वो उसमें एलिजिबल नहीं है तब भी, ठीक है? और एक और चीज़ होती है, कभी-कभी पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में कोई सीएम है जो पार्ट नहीं ले सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? ऐसा कोई कंडीशन होती है कि कोई चीफ मिनिस्टर हो क्योंकि वो इलेक्टेड हैं, एमपी भी मतलब एमएलए हैं और स्टेट असेंबली मतलब स्टेट के हैं, तो किस कंडीशन में जो सीएम होते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? हाँ,
अगर विधान परिषद को कोई कोई ऐसा सीएम है जो विधान परिषद से आया है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगा, इलेक्टोरल कॉलेज में पार्ट नहीं लेगा। ठीक? अब आर्टिकल कितना था? 55 मैनर, डबल एन डबल 5 ऐसे भी याद हो सकता है कि मैनर कैसे होता है। हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होता है, प्लस कोटा। ठीक है? शॉर्ट में एकदम समझ लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, जितने भी लोग खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उसमें लोगों को अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि अगर आप जिस प्रेफरेंस पे लोगों को इलेक्ट करना चाहते हैं, वो उसको इलेक्ट करिए। सपोज एक इलेक्शन एक खड़े हैं बी, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक? वोटर्स आए, उन्होंने इलेक्शन किया कि हमें लग रहा है कि पहले नंबर पे हम इनको चुनना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे इनको चुनना चाहेंगे, तीसरे नंबर पे इनको चुनना चाहेंगे। फिर वोटर है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि आप प्रोपोर्शन के हिसाब से आप अपना वोटिंग कर रहे हैं। फिर कोई दूसरा आया, उसने कहा कि हम ए को 1 नंबर पे चाहते हैं, वो चुने, फिर इनको 3 नंबर पे और इनको 2 नंबर पे। ठीक? फिर तीसरा आया, उसने कहा कि इसको हम 1 पे ही रखना चाहते हैं, हम इनको 2 पे चाहते हैं और इनको 3 पे चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। ये 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया? ये 8, 3, 4, 5, 6 और 3, 4। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहे हैं? 8। अब यहाँ पे खेला हो जाता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है कोटा, कि आपको एक जैसे किसी पेपर में कट ऑफ होता है कि आपको इतना कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा तभी आप सेलेक्ट माने जाएंगे। तो उसी तरह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कोटा होता है कि आपने अगर इतने नंबर ऑफ वोट्स अगर आपने जीते हैं तभी आप उसके लिए उस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसके लिए एलिजिबल है। तो कोटे की भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक डिसाइड नहीं होगा, हो सकता है इसने कोटा क्रॉस ना किया हो, तो जो है ये इलेक्शन मतलब मतलब दूसरे राउंड में जाएगा। मतलब अगर इन्होंने कोटा क्रॉस नहीं किया, सपोज कोटा है 10 वोट्स का, कि आपको इतने नंबर तो चाहिए, इतने वोट्स। अब यहाँ पे कोटा किसी को नहीं मिला, तो जो सबसे कम जिसको वोट मिले होंगे वो बाहर हो जाएगा और उसके वोट्स बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और फिर से राउंड होगा, फिर से वोटिंग होगी और जब किसी को कोटा मिल गया तब वो इंसान प्रेसिडेंट के लिए वो हो जाएगा। ठीक? अब अब एक और चीज है जो भी हमने इलेक्टोरल कॉलेज में पढ़ा, ये हो गया कोटा, ये चीज हो गई, समझ में आ गई। अब जो हमारे हमने क्या बताया, कौन कौन वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में? हाँ, हाँ। तो उसमें वोटिंग क्या कैसे होती है, वोटिंग वोटिंग की जो वोट की वैल्यू होती है उसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी एक बार लिख लीजिए। वैल्यू ऑफ वोट। अगर कोई एमएलए की अगर हमें अब एक चीज समझने की कोशिश करिए कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो कितने हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं 700 समथिंग है पार्लियामेंट में, और अगर लोकसभा और राज्यसभा को मिला लें और स्टेट्स के अगर अब सारे असेंबलीज के मेंबर्स को जोड़ लीजिए तो 2,500-3,000 टोटल मेंबर्स होंगे। और जब हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखते हैं तो उसमें वोट्स कितने मिलते हैं? 10 लाख, 11 लाख। कहाँ से ऐसा हो सकता है कि 3,000 मेंबर्स हैं और वोट 11 लाख कैसे पड़ जाते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तब इसमें हमें ये पता होगा कि इसका मतलब है कि एक-एक वोट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। एक-एक वोट की वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से ये नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो जब एमएलए की वोट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करते हैं कि एमएलए की अगर हमें वोट की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला आता है एग्जाम में, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। अगर सपोज हमें यूपी का निकालना है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी लिख लिया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एमएलएज, ठीक, इनटू 1000। ये होता है फॉर्मूला आपका उसका, अगर एमएलए का हमें वोट निकालना है। तो सपोज करिए अगर हमारा पॉपुलेशन अगर यूपी की हम मान लें मोटा मोटा 24 करोड़, 24 करोड़ ही होगी ना वोट, यूपी की पॉपुलेशन लगभग। नहीं, कितनी चेक करो जरा, मोटा मोटा बता चल जाए।
हाँ, इतना ही होगा ना। और अगर हम इसमें 403 हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में है मेंबर्स और इनटू 1000 कर दें, कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट, आइडिया लग जाएगा कितनी वैल्यू आती है। फाइव 95 ये है एक एमएलए की वोट की वैल्यू। यूपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू 595। अब इनको आप 403 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पूरे यूपी का कितना वैल्यू आया, वोट कितना आया? नहीं, 403 को इंटू 595। ये है पूरे यूपी का वोट, ठीक। तो प्रेस इसीलिए जो है 11-15 ऐसे वोटिंग आती है वहां पे, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ वोट कैसा हो गया, कितना हो गया, कैसे हो गया कि एमएलए का वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1000। उसी तरह वैल्यू ऑफ वोट एमपी की कितनी होती है, टोटल वैलिड वोट्स ऑफ एमएलए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ये हो गया आपका एमपी की वैल्यू की सॉरी वोट की वैल्यू, ठीक। तो कितना इजी है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ एमएलए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। और जो एमएलए का वोट है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1000। तो ये हो गया हमारा वैल्यू वोट की, ठीक है। उसके बाद लिख लिया, मैनर हमने समझ लिया। मैनर कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हमें प्रेफरेंस देनी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो माइनस उसमें होता जाएगा, मतलब जो वोट्स हैं जिसका कम है वो डिवाइड हो जाएगा अगर पहली बार में नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद टर्म क्या होता है, टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का, 5 years, 5 साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट मतलब इलेक्ट होते हैं, ठीक। और 3 हमने आर्टिकल साथ में पढ़े हैं, 55 से याद कर लीजिए कि डबल एन होता है और डबल 5 होता है, तो याद रहेगा 55 में मैनर है, एमटीआर 56 में टर्म है और रीअपॉइंटमेंट। यूएसए में कितनी बार अपॉइंट हो सकते हैं प्रेसिडेंट, 2 बार। यूएसए में 2 बार प्रेसिडेंट मैक्सिमम अपॉइंट हो सकते हैं। इंडिया में क्या ऐसा है कि नंबर डिसाइड है, नहीं। वी हैव एक ही प्रेसिडेंट है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार एज अ प्रेसिडेंट रहे हैं। वैसे हम लोग के पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने ही बार हमें प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, एक प्रेसिडेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ इलेक्ट हो सकता है। तो ये हो गए 3 आर्टिकल्स, ठीक। उसके बाद 2 आर्टिकल्स क्वालिफिकेशन और कंडीशन, ठीक। तो प्रेसिडेंट की अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिटीजन होना चाहिए, 3 होती हैं, 35 years ऑफ एज, और लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए उनकी क्वालिफाइड होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। लोकसभा में अगर मेंबर बनना है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चीज क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए प्रेसिडेंट के पास। तो ये 3 चीजें होती हैं जो हमें चाहिए कि प्रेसिडेंट। अब बताइए क्या ऐसी इसमें कोई चीज है जो हम आम आदमी के लिए नहीं पॉसिबल है, कोई भी बन सकता है, मतलब कोई 35 years का है, सिटीजन है और लोकसभा के लिए एलिजिबल भी है, 25 साल एज होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो कोई भी बन सकता है। मतलब कोई भी रिक्शा वाला भी उठा और कहा कि हम तो सिटीजन भी हैं, 35 साल के लिए भी हैं और लोकसभा में 25 साल होना चाहिए, जो हम बन जाएंगे आराम से प्रेसिडेंट। तो कैसे होता है कि नहीं बन पाते आम आदमी, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अगर किसी को बनना है उस इंसान के लिए 50 लोग चाहिए और 50 अलग चाहिए। क्या मतलब, टोटल 50 प्रपोजर्स चाहिए। ये ऐसे 50 लोग हैं लोकसभा में या पार्लियामेंट में जो कहेंगे कि हम इस इंसान को एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। 50 प्रपोजल्स जाएंगे एक पेपर पे लिख के, इन 50 लोग का साइन होगा और फिर दूसरे 50, ये वाले 50 नहीं, दूसरे वाले 50
ये कंफर्म करेंगे कि यस वी आल्सो वांट दिस पर्सन टू बी अ कैंडिडेट, अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो ये अंतर है कि कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, हमें ये कंडीशन ये लागू होती है। 1997 से आई थिंक पहले 1997 के बाद ये कंडीशन 50-50 हो गई है, 97 से पहले 10-10 थी, ठीक? और इनको 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है आरबीआई में, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को जब इलेक्शन लड़ना है तो उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी और 97 के टाइम पे 2,500 रुपए थी। क्यों पैसे रखे गए हैं ये? पैसे रखने का रीज़न कि नॉन सीरियस कैंडिडेट ना खड़े हों, पैसे दे रहे हो, सीरियस कैंडिडेट खड़े होंगे और ये है कंडीशन आपकी क्वालिफ़िकेशन, ठीक? सॉरी हाँ, क्वालिफ़िकेशन ही हो गई, ठीक है? उसके बाद आपका आता है कंडीशन। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 59 क्या कहता है कि कंडीशंस क्या-क्या होती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में? पहला, आप एमपी या एमएलए नहीं होने चाहिए और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए अगर प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है, तो वो अपना ऑफिस कब त्यागेगा? एमपी का या एमएलए का? जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेगा प्रेसिडेंट के, उसी दिन वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर देगा एज़ अ मिनिस्टर या एमपी या एमएलए। लेकिन अगर वो कोई टीचर है, सरकारी टीचर है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो जिस दिन वो नॉमिनेशन अपनी फाइल करेगा, उसी दिन उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है स सपोज़ कोई आईएएस ऑफिसर है, वो नौकरी कर रहा है, उसको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना है, मतलब लड़ना है। उसने अपनी नौकरी को रिज़ाइन कर दिया, लेकिन सरकारी नौकरी में भी रेज़िग्नेशन आपका एक्सेप्ट हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, कभी-कभी महीनों लग जाते हैं। आपने रिज़ाइन कर दिया, आपने रिज़ाइन के लिए लेटर भेज दिया, आप खड़े हुए इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, लेकिन पता चला पीछे उन्होंने आपका रेज़िग्नेशन लेटर एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये मतलब कितनी नाइंसाफ़ी है, सोचिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, फिर आप प्रेसिडेंट के लिए शुरू कर सकते हैं इलेक्ट होना। और यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट चुन गए, तो ठीक, और अगर नहीं चुने तो आप यू आर एमपी और एमएलए हैं आप ऑलरेडी। तो ये है, ये 2 कंडीशंस हैं। और एक और चीज़ है, हाँ, इनका एक और 2 चीज़ें हैं कि इनको जो रेसिडेंस मिलेगा, वो सरकार की तरफ से मिलता है, रेंट फ्री होता है, जो एमोल्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं, अलाउंसेस, ये सब इनकी कंडीशंस हैं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है? और इनके जो एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस जो सैलरी है, वो इनके टर्म पे कम नहीं किया जा सकता, ये सारी कंडीशंस हो गई, ठीक है? तो ये आपके कितने आर्टिकल्स हो गए? लास्ट के 2 बचे अब। 58, 59 क्वालिफिकेशन और कंडीशन, ऐसे याद कर सकते हैं। 58 में सर्किल 2 सर्किल हैं, तो क्वालिफिकेशन में भी 2 सर्किल हैं, तो 58 क्वालिफिकेशन, 59 आपका कंडीशन। 60 में ओथ, ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक? और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जजेस। अभी हम इसके 2 मिनट बाद हम रिवाइज करेंगे पूरा। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? उसके बाद 61 में क्या है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के लिए देखिए, इम्पीच करने के लिए एक तो इस मतलब महा बेइज्जती होती है कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती इम्पीच कर दे, कि आप हम बिल्कुल फ़ोर्स्ड ब्रेकअप जिसे कहते हैं कि हम अब नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ, बिल्कुल इम्पीचमेंट। तो ये बहुत खराब बात होती है इम्पीच होना। इम्पीचमेंट अब किसी का अभी तक हुआ है प्रेसिडेंट का? नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सपोज़ लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक? क्या ग्राउंड्स होते हैं कि अब कब हमें इम्पीच करना पड़ता है प्रेसिडेंट को? अगर उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हो। ये एक सिंगल ग्राउंड दिया हुआ है और इसको डिफाइन नहीं किया गया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? आप मतलब ये है कि अब कर देंगे। अब सपोज़ कोई भी, अब तो पहले ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से। अगर हमें इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करना है, तो वो प्रोसीडिंग्स कहाँ से शुरू होती हैं? कोई भी हाउस से, या चाहे लोकसभा शुरू कर दे, चाहे राज्यसभा शुरू कर दे। अगर ऐसी शुरू नहीं होती हैं, पहला काम करना होगा कि इनको एक रेज़ोल्यूशन पास करना होगा, ठीक? मतलब एक रेज़ोल्यूशन लाना पड़ेगा, पहले साइन करके लाना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो। तो जो रेज़ोल्यूशन आता है प्रेसिडेंट के रेज़ोल्यूशन का, सॉरी इम्पीचमेंट का,
वो कितने लोगों से पास होना चाहिए? 1/4 ऑफ द मेंबर्स। ठीक, इतने लोग कहेंगे कि हम जो है हमें इजाजत दीजिए कि हम इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी हाउस से, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। राज्यसभा में इन्होंने 1/4 मेंबर से पास करवाया। अगर ये पास हो गया रेजोल्यूशन, तब फिर उसके बाद क्या होगा? अब अगर ये पास हो गया, तब जो है प्रेसिडेंट को 14 डेज की नोटिस जाएगी कि भैया आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन शुरू होने जा रहा है। ठीक, नोटिस चली गई। अब इस रेजोल्यूशन को हम पास कराएंगे उसी सेम हाउस में by 2/3 of the total membership of that house। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक, तो अगर ये है स्पेशल मेजोरिटी, आप ये नहीं कर सकते कि जितने प्रेजेंट होते वोटिंग, पता चला कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट 1/4 ने पास कर दिया, संडे पड़ा जो रूलिंग गवर्नमेंट ने उनका कि भैया आ जाओ, 50 लोग आ गए और उनका 2/3 निकाल के हो गया। वो नहीं होता है। आपको पूरी स्ट्रेंथ है टोटल मेंबरशिप का, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो अगर राज्यसभा है तो उसका होगा 250 मेंबर का, आपको 2/3 से पास कराना पड़ेगा, तब ये एक हाउस से पास होगा। ये हो गया एक हाउस की कहानी। अब यहाँ से जाएगा दूसरे हाउस में। ये हाउस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा जो प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं। इस दौरान प्रेसिडेंट को एक ये राइट होता है कि वो अपनी बात कह सके, अपने लिए लॉयर वगैरह रख सके, सब कुछ उनके लिए मतलब ये अलाउड होता है कि वो ये नेचुरल जस्टिस का रूल भी है। और ये क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि पूरी तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी नहीं है, पूरी तरह से क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सजा नहीं सुना रहे हैं, बस उनको हटा देंगे उनकी पोस्ट से। ठीक है, तो ये दूसरे हाउस में गया। जब दूसरा हाउस ये सब इन्वेस्टिगेट कर देगा और ये समझ में आ जाएगा कि हाँ सही में प्रेसिडेंट ने ये गलतियां करी हैं, इनको इम्पीच करना जरूरी हो गया, तो वहां पे भी इनको 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, वही सेम स्पेशल मेजोरिटी जो यहाँ पे हुई थी। अगर यहाँ से भी पास हो गया, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। और आज तक अभी तक तो कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट हम लोग का खत्म हो गया 61 आर्टिकल। अब फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहां से पहला आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 52। क्या? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। 53 माने एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। इसी का जो 53 का सब क्लॉज 2 है, वो ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। किसके? तीनों फोर्सेस के, डिफेंस के। 53 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, किसके? हमारे डिफेंस फोर्सेस के। ठीक, आर्टिकल 53 हो गया। 54 क्या था? और हम लोगों ने ऐसे याद भी किया था कि प्रेसिडेंट की पावर किससे ज्यादा है? कॉलेज से, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज, और एक और चीज, यूटीज के जहां पे असेंबली है वहां के इलेक्टेड एमपीज के। कहां कहां पे इलेक्टेड असेंबली है यूटी में? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये 3 लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में है। ठीक है, तो इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और यूटीज के जो असेंबली है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इन सब के लोग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को, और हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक, फिर 3 आर्टिकल कौन से आए थे? मटर। 55, 56, 57। 55 क्या था? मैनर। कैसे याद किया था हम लोगों ने? NNFF। मैनर माने कैसे इलेक्ट होंगे हमारे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें हमने एमपी की वैल्यू कैसे निकाली थी वोट की? एमएलए की वोट की वैल्यू क्या थी? हाँ, ऊपर
टोटल एमएलएज इन 2000। ठीक, और फिर उसी से डिराइव हो गई हमारी एमपी के वोट की वैल्यू कि टोटल वैलिड वैलिड हाँ टोटल वैलिड वोट्स ऑफ एमएलएज और टोटल एमपीज। यहाँ पे कोई 1100 नहीं है। ठीक, कंप्लीट। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पता ही दिया था हम लोग ने, और एक और चीज थी इसमें एक तो सीक्रेट बैलेट होगा और फिर कोटा। कोटे का फॉर्मूला क्या है? जो टोटल वोट्स हैं पड़े हैं, टोटल वोट्स 1, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो खड़े हैं प्रेसिडेंट के, अगर सपोज 3 कैंडिडेट्स खड़े थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक, नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट खड़े +1 टोटल वैलिड वोट्स, जितने टोटल वोट्स आए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट +1 ये हमारे कोटा हो गया। किसमें दिया हुआ है? ये मैनर है हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 56 में क्या वो दिया था? MTR यानी कि टर्म कितना है प्रेसिडेंट का? टर्म 5 इयर्स। अब कुछ कंडीशंस हैं जहां पे प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है या एब्सेंट हो जाते हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। उसके बाद 57 में क्या दिया हुआ है? रीअपॉइंटमेंट। हाँ, रीअपॉइंटमेंट या री इलेक्शन। तो क्या प्रेसिडेंट हमारे रीअपॉइंट हो सकते हैं? यस। हाउ मेनी टाइम्स? एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक, क्लियर। उसके बाद ये 3 हो गए। अब 2 आर्टिकल्स एक साथ हम लोगों ने पढ़े थे, कौन कौन से? 58 और 59। 58 बताता है क्वालिफिकेशन, कितनी क्वालिफिकेशन है हमारी? सिटीजन होने चाहिए, 35 इयर्स ऑफ एज से कम नहीं होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? लोकसभा में अपॉइंट होने के लिए, इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ये 3 कंडीशंस हो गई, सॉरी क्वालिफिकेशन हो गई। और 59 में क्या था? कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या हैं? एमपी एमएलए होने चाहिए? नहीं, एमपी एमएलए नहीं होने चाहिए जब इलेक्ट हो जाएंगे तब। अगर हैं तो वो सीट वेकेंट कर देंगे ऑन द डे व्हेन ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। एमपी एमएलए नहीं, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, और ये तो इनको पहले ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक, और जो इनकी वो है जो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरीज वगैरह कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। और इनकी जो अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स हैं वो डिमिनिश नहीं करी जा सकती इनके टर्म के दौरान। ठीक है, गॉट इट। इतना हो गया। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल्स, फिर अब 2 आर्टिकल और बचे। आर्टिकल 60 क्या कहता है? ओथ। बाकी देखिए, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, इन तीनों के ओथ के आर्टिकल्स हैं। बाकी सबकी ओथ 3rd शेड्यूल में दी गई है। जो इंपॉर्टेंट सिग्नेटरीज होते हैं उनकी इलेक्शन जो ओथ होती है वो आर्टिकल्स इंडिविजुअली उनके लिए आर्टिकल्स बने हुए हैं, और प्रेसिडेंट की ओथ किस में दी है? आर्टिकल 62 में। ठीक, सॉरी 60 में। और क्या है ये, क्या ओथ लेते हैं? 3 तरह की ओथ होती है। पहली कि ये, एक सेकेंड, फेथफुली अपना एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस, फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, तीसरा PPD यानी कि प्रोटेक्ट, डिफेंड और प्रिजर्व। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड। ठीक, ये 3 चीज करेंगे किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉज को। ये 2 हो गई, और ये पीपल ऑफ इंडिया के वेलबींग के लिए काम करेंगे। ठीक, तो ये 3 इनके जो कंडीशन, मतलब जो ओथ इस तरह के लेते हैं, फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस को, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को, वेलबींग ऑफ इंडियन पीपल के लिए ऑफिस इन्होंने अज्यूम कर लिया। ये हो गई ओथ की कहानी। ठीक, और अगर ये किसी वजह से प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस में नहीं रहते हैं, या तो एब्सेंट हो गए या वेकेंट हो गई सीट, तो जो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, चाहे वो कोई भी हो, जो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या जजेस हो, कोई भी, वो सेम ओथ लेते हैं, सेम ओथ जाएगी उनकी भी। ठीक है, और आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 यहाँ पे आपका इम्पीच हम लोगों ने क्या करा था
किसी भी हाउस से, एनी हाउस से इनिशिएट हो जाएगा। जिस हाउस में इनिशिएट होगा तो पहले 1/4 से पास कराना पड़ेगा रेजोल्यूशन, ठीक। उसके बाद 14 डेज नोटिस जाएगी, जब ये पास हो जाएगा 14 डेज की नोटिस जाती है। उसके बाद नहीं देखिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, और फिर दूसरे हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इन्वेस्टिगेट होगा और वहां पे भी अगर ये पाया गया तो ये सही है तो उसके बाद फिर वो 2/3 से वहां पे भी पास होगा और उसके बाद इम्पीच हो जाएंगे प्रेसिडेंट। बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा, ठीक। कंप्लीट इम्पीचमेंट हो गया। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब आती है इसकी ट्रिक से हम लोग याद करेंगे गाइस, ठीक है। तो जब वेकेंट होता है ऑफिस और प्रेसिडेंट का, हम लोग वी आर स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द टॉपिक ऑफ प्रेसिडेंट, इधर उधर नहीं जाना है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट है, ये ड्राइड एक ट्रिक है, इससे हम लोग याद करेंगे कि कब कब ऑफिस उनका वेकेंट होता है। देखिए ये तो नेचुरल चीज है, अगर उनका टर्म एक्सपायर हो गया, 5 साल पूरे हो गए, प्रेसिडेंट को अब छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो तब तक ऑफिस नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता, भले ही वो 5 साल एक्सीड हो जाए, ठीक। अब वैसे तो ये नौबत आती नहीं है, कभी कोई एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो बात अलग है, लेकिन जब पता चल रहा है कि 5.5 साल हो गए, सॉरी 4.5 साल हो गए हैं, या अब धीरे-धीरे हम लोग इनका कंप्लीशन होने वाला है, तो इलेक्शंस होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक इनका टर्म खत्म होता है तब तक वो जो न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफिस आ चुके होते हैं। तो कोई इंटररेग्नम कहते हैं इसको, एक कहता है ना, एक वर्ड होता है इंटररेग्नम, नहीं होना चाहिए कि अगर एक प्रेसिडेंट के जाने और दूसरे प्रेसिडेंट के आने के बीच में जो टाइम होता है वो नहीं हो, वो होना नहीं चाहिए। तो इनके एक्सपायरी होने से, टर्म के एक्सपायरी होने से पहले ही दूसरे एक प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया आपका, ये ड्राइड से पहला होता है डेथ हो गई अगर प्रेसिडेंट की इन ऑफिस, अगर डेथ हो जाती है, किस कब कब कंडीशन में वेकेंट होता है, रिजाइन कर दिया इन्होंने अगर, ठीक। किसको रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, या इनको इम्पीच कर दिया गया अंडर आर्टिकल 61, या ये डिस्क्वालीफाई हो गए, इनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो गया, तब ये सारी इनकी सीट्स वेकेंट हो जाती हैं। अब देखिए डेथ में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है इन ऑफिस तो कौन हमारा एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस में भी कोई नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली है, तब कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। अब लोग पूछते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाई चांस नहीं है उस टाइम पे, तब फिर कौन बनेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया ये भी नहीं रहे तो ऐसा तो है नहीं कि मीटियोर गिरेगा सुप्रीम कोर्ट पे सारे जजेस एक साथ मतलब गायब हो गए, तो ऐसा हो नहीं सकता, 33 जजेस हम लोग क्या, इन वो चीफ जस्टिस को हटा के कोई ना कोई रहेगा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी हुई है, कब कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो इन ऑफिस जिनकी डेथ हो गई थी, जाकिर हुसैन, ठीक। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक। अब देखिए इसमें हुआ क्या, जाकिर हुसैन 3rd नंबर के प्रेसिडेंट, ठीक। अब इनकी दूसरे साल में 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, दूसरे साल में इनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। तो अब अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो इसका मतलब यही होगा कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है तो वीवी गिरी अब उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, तो ये बन गए एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब इन्होंने उस समय ठीक से पढ़ा नहीं था, ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी, उन्होंने सोचा कि हम एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं, अब विद इन 6 मंथ, जब इस तरह की इसको छोड़ के इन चारों जगहों पे हमें विद इन 6 मंथ नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, 6 मंथ उसकी डेट होती, मतलब टाइम होता है, तो इनको ये बन गए एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी। अब ये हुआ कि अब भैया ये तो बने हैं लेकिन हमें 6 महीने में नया प्रेसिडेंट लाना है, इन्होंने कहा कि हम भी खड़े होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो ये क्या किए, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट इस पद से इस्तीफा दे दिया, इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया
और ये कहे कि अब हम प्रेसिडेंट तो रहेंगे ही, इन्होंने पढ़ा तो था नहीं, और ये खड़े हो गए कि हाँ अब हम भी प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे। तब भैया सब ने कहा कि आपने क्या सोच के अपने पद से इस्तीफा दिया? जब आप वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रहे, तो अब आप एक्टिंग प्रेसिडेंट कहाँ से बनेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट वो बनता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो। तो इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को पद से इस्तीफा दिया, और उन्हें ये नहीं पता था कि हम इस्तीफा इससे देंगे तो हम एक्टिंग प्रेसिडेंट भी नहीं रह जाएँगे, ठीक? अब ये ना कहीं के नहीं रहे, ना वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो प्रेसिडेंट के लिए तो अब इनको खड़े होना था, तो अब अलग हो गया मामला। तो अब क्या हुआ, अब ना प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई है और ना वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई है, तो अब प्रेसिडेंट की पोस्ट तो खाली रह नहीं सकती, तो तीसरा ऑप्शन क्या आया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये बने क्या? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक, क्लियर हो गया? जब अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने थे, 6 महीने में इलेक्शंस होने थे, वीवी गिरी खड़े हुए थे, इलेक्शन हुआ, पहले राउंड में जब हम लोगों ने देखा था कि जब काउंटिंग होती है, तो पहले राउंड में इनको वोट्स नहीं मिले थे, कोटा क्रॉस नहीं कर पाए थे ये, तो इनकी भरपूर मतलब बेइज्जती होने वाली थी कि एक तो वाइस प्रेसिडेंट से भी गए, प्रेसिडेंट से भी गए और इलेक्शन में भी इत्तेफाक से दूसरे राउंड में ये जीते। तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो सेकंड राउंड जब काउंटिंग हुई थी, तब ये प्रेसिडेंट बने उसको काउंट करके। तो ये हमारे थर्ड थे ना, हमारे जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट थे। चौथे नंबर के वीवी गिरी बने हमारे प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन के बाद चौथे नंबर पे बने वीवी गिरी। ठीक, अब ये तो हो गया। उसके बाद आगे चल के एक फैक्ट और आता है, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जब ये सीजीआई के ऑफिस से रिटायर हो गए थे, तो ये बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 3 हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की थी। चीफ जस्टिस थे ही, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने ही थे और वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये 3 हो गए हमारे, ठीक? तो ये डेथ में ये होता है और ये हमारे यहाँ हो चुका है। पहले प्रेसिडेंट है जो ऑफिस में जिनकी डेथ हुई थी वो थे जाकिर हुसैन, ठीक? ये हो गया डेथ का सीन, ठीक? उसके बाद अगर रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने तो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करा, उसके बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। इम्पीच हमने अभी देख लिया है, हर कंडीशन में 6 महीने में आपको वो करना है। डिस्क्वालीफाई हो गया, देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होता है, तो अगर हमें पता लगे कि इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट है या इलेक्शन में कुछ धांधली हुई है, तो उसका डिसीजन कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे और इनका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है? और अगर सपोज कोई प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन गड़बड़ था और 2 साल बाद पता चला, तो क्या तब तक उन 2 सालों में जितने भी उन्होंने बिल्स पे अपना सेंट दिया, जो बिल एक्ट बन गए, क्या वो रद्द कर दिए जाएंगे? नहीं कर दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 71 के सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि एक्ट्स डन बाय प्रेसिडेंट बिफोर his election is declared void will not be invalid नहीं माना जाएगा तब तक, क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी अपना काम अपने डिस्क्रिशन से नहीं करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे करते हैं। इस वजह से कोई भी उन्होंने अगर बिल पास किया होगा तो वो पक्का सीओएम ने यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको सलाह दी होगी। तो इनके द्वारा किए गए एक्ट पे जो भी साइन होंगे, बिल पे साइन होंगे, वो रद्द नहीं किए जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये हमारे आपको क्या ड्राइड से पता चल गया? डेथ, रिजाइन, इम्पीचमेंट, ई से एक्सपायरी ऑफ टर्म और डी डिस्क्वालीफाइड। समझ पूरा क्लियर हो गया? वैकेंसी, ठीक। उसके बाद पावर्स पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या-क्या होती हैं। प्रेसिडेंट की पावर्स हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से पढ़ सकते हैं। कौन-कौन सी इलेक्शन पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की? कैसे? जैसे एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है, फाइनेंशियल पावर होती है, इमरजेंसी पावर होती है और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स होती हैं। ठीक, एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। एग्जीक्यूटिव में देखिए, ये मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, स्टेटमेंट में दे देते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे पॉइंट्स से फटाफट जल्दी-जल्दी हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? हमारे इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट। क्योंकि उन्हीं के नाम पे सारा काम होते हैं। जितने भी लिखित काम होंगे, आपका कोई अपॉइंटमेंट होगा, जो भी सेंट्रल लेवल पे जो भी होगा, वो प्रेसिडेंट के नाम पे आएगा, साइन्ड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
इनके जो ऑर्डर्स पास होते हैं, जो भी ऑर्डर्स आपके कार्यालय एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जो काम होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में काम होते हैं, उन सब का क्या ऑर्डर होगा, कैसे होगा, इस सब से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेसिडेंट बनाते हैं। ये इनके एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक, तीसरी जो बिज़नेस होना है पार्लियामेंट में, ट्रांज़ैक्शन ऑफ बिज़नेस कैसे होगा, ये भी प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके हमारी पार्लियामेंट बनाते हैं, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है, उनका ये पार्ट है प्रेसिडेंट। तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स और जो भी सारे काम होंगे ये इनके नाम पे होंगे। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है, ये अपॉइंटमेंट करते हैं। किसका? प्राइम मिनिस्टर और फिर बाकी मिनिस्टर्स का ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे जाते हैं, जब सरकार बननी होती है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल का प्रेसिडेंट ही करते हैं, और ये दोनों ही लोग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल किसके प्लेजर पे होते हैं? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होते हैं, प्लेजर पे होते हैं। ठीक, और जो कैग है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है और फाइनेंस कमीशन, इनके चेयरमैन और मेंबर्स हैं, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये जितने, और ये सब कार्यपालिका का पार्ट है, तो कार्यपालिका के जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ये हो गया फंक्शन। ठीक, अभी इसको फटाफट अभी हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। फिर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड कोई कमीशन बनना है, जैसे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारे जो कमीशन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इंटर स्टेट काउंसिल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। यूटीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। यूटीज में जो शासन हो रहा है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन वो अपने बिहाफ पे किसी को भेज देते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कोई भी एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट पीसीएस में आता है, किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? मिस्टर या मिस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक, ओके, क्लियर। तो ये हो गया इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक, अभी सारे पावर्स करके फिर फटाक से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं? देखिए इसकी थोड़ी सी ट्रिक बनाई थी हमने, शायद समझ में आ जाए अगर मेंस वगैरह में लिखना हो तो समन माने क्या होता है? आहूत, यानी कि बुलाना। अगर किसी सेशन को हम बुलाते हैं तो हम समन करते हैं। या प्रोरोग, हमें सेशन को एंड करना हो, प्रोरोग। अगर किसी असेंबली सॉरी किसी हाउस को डिसॉल्व करना हो या जॉइंट सिटिंग समन करनी हो, तो हम, ये कौन करता है काम? ये भी क्वेश्चन आया था। प्रोरोग स्पीकर नहीं करते, प्रेसिडेंट करते हैं। पी फॉर प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रोरोग। और समन भी प्रेसिडेंट करते हैं। जॉइंट सिटिंग समन करते हैं प्रेसिडेंट, पर प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अगर आप अगर लेजिस्लेटिव पावर्स एक साथ मतलब याद करना है कि कौन-कौन से लेजिस्लेटिव पावर्स है, तो आप किसी से कहिए कि हम भैया तुम्हें समन कर रहे हैं, जरा अपना एड्रेस दे दो, तुम्हें मैसेज भेजना है हमें। है, ऐसे कुछ ऐसे ट्रिक कर सकते हैं। उसके बाद कहेंगे काहे के लिए तुम्हें एड्रेस चाहिए? तो जो है कहें कि हमें स्पीकर स्पीकर लगा के और जो है सालसा करना है। ठीक, सालसा इज अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म। तो समन करके एड्रेस समन किया किसी को, कहते तुम अपना एड्रेस बताओ, तुम्हें मैसेज भेजना है हमें। क्यों? क्योंकि हमें स्पीकर, अभी एक चीज याद कर लीजिए, अभी हम बताते हैं इसको कैसे कैसे करना है। स्पीकर लगा के हमें सालसा की डांस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, उसके बाद अब वो जिससे एड्रेस मांग रहे थे वो गुस्सा गया, कहते तुम डिस्क्वालीफाई करते हो, तुम्हें हम डिस्क्वालीफाई कर दें, तुमने पहले प्रायर रिकमेंड क्यों नहीं किया, प्रायर रिकमेंडेशन क्यों नहीं दी, सब कैंसिल, वीटो कर रहे हैं तुम्हारा समन। ठीक, उसके बाद फिर तो ये ऐसे याद कर लीजिए, ऑर्डिनेंस और रिपोर्ट तो हम लोग को पता ही है। ठीक, तो ये तीन इतनी सारी चीजें हो गई, ये होंगी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स। तो पहला क्या है? समन। किसी सेशन को समन करना है, सेशन को बंद करना है, डिसॉल्व करना है या ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है, ये प्रेसिडेंट का काम है। एड्रेस, जनरल इलेक्शन के पहला जो सेशन होता है, जनरल इलेक्शन कोई भी होगा, जैसे अभी 2024 में हुआ था, अब 2027 में होगा, 2022 में हुआ था, अब 2027 में होगा। तो 2022 में जब नई सरकार बन के आती है, तो उसका पहला जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। और हर साल जो बजट सेशन होता है उससे पहले, मतलब 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो उसके हर साल के स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो 2 बार एड्रेस इनका कंपल्सरी है, एक जनरल इलेक्शन के बाद
और एक एवरी ईयर जो पहला सेशन शुरू होता है, यानी कि बजट सेशन। ठीक, ये ऑप्शन आता है, 2-3 और चीज़ देंगे पर ये 2 चीज़ों में 2 जगहों पे एड्रेस करते हैं। उसके बाद मैसेज, ये अगर किसी हाउस को उनको मैसेज भेजना है, सिंगल भेजना है या दोनों को जॉइंट भेजना है, तो वो काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, स्पीकर नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, अगर ये लोग एब्सेंट हैं या सीट वेकेंट है, एब्सेंट नहीं वेकेंट, जब वेकेंट होती है लोग की सीट मतलब कोई है नहीं अपॉइंटेड इस पे, तब उस हाउस से जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अगर कोई सीट वेकेंट है मतलब कोई अपॉइंटेड नहीं है, तो लोकसभा से किसी भी मेंबर को स्पीकर बना के उनको बैठाना, ये किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है। और अगर राज्यसभा में कोई चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन की सीट वेकेंट है, तो वहां पे उस हाउस से किसी भी मेंबर को चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बनाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। ठीक है? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। 12 ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जो तो किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है उनकी, जैसे कि हो गया आपका लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया और एक और चीज क्या थी? स्पोर्ट्स हो गया। क्या है जल्दी देख के बताओ यार। सोशल वर्क, आर्ट, लिटरेचर और सोशल वर्क, सोशल सर्विस, वो आर्ट, लिटरेचर और गाइस कभी कभी हो जाता है इधर मेमोरी चिप थोड़ी, एक सेकेंड। साइंस, साइंस है, साइंस है, सोशल सर्विस, आर्ट और लिटरेचर। तो इन 4 पैरामीटर्स पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं कि भैया आप देखिए पढ़े लिखे लोग वैसे भी जल्दी इलेक्शंस वगैरह थोड़ा उतना मुश्किल हो जाता है उनके लिए जीतना, ये बीच में जाना, तो वो कहते हैं कि आप जब किसी फील्ड में आपको महारत हासिल है तो हम आपको ऐसे ही इलेक्ट नॉमिनेट कर रहे हैं, आप हमारे ऑफिस में मतलब राज्यसभा में बैठिए और अपने जो आपकी फील्ड में एक्सपर्टीज है उससे कल्याण हो लोगों का, पार्लियामेंट में भी। ठीक, उसके बाद मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन अगर होना है तो वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रायर रिकमेंडेशन इनकी कब चाहिए होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से में कुछ अगर करना हो, पैसे खर्च करने की बात नहीं, बजट वाली बात नहीं, वो तो पार्लियामेंट पास करता है। अदरवाइज कुछ काम होगा तो ये प्रेसिडेंट ही देखते हैं इसको। ठीक, अगर कोई स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है या कोई नया स्टेट हमें बनाना है तो उसकी प्रायर रिकमेंडेशन किसकी है? प्रेसिडेंट की है। मनी बिल से रिलेटेड प्रायर रिकमेंडेशन, टैक्स वगैरह में कुछ चेंजेस करने होंगे तो प्रायर रिकमेंडेशन, एग्रीकल्चरल इनकम ये बहुत स्पेसिफिक है, एग्रीकल्चरल इनकम में कुछ चेंज करना होगा या हटाना होगा जो भी, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन। फाइनेंस अगर आपको स्टेट्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड। सरचार्ज वगैरह में कुछ चेंज करना है तो प्रेसिडेंट, और स्टेट बिल ऐसा कोई बिल जो स्टेट इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट में अगर कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है ट्रेड या कॉमर्स को, तो उस स्टेट बिल पे भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड। ठीक, और इनकी लेजिस्लेटिव पावर में वीटो, वीटो यही समझ ले रहे हैं। वीटो देखिए, वीटो मतलब क्या होता है? वीटो दिया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल मतलब अगर कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो बिल दोनों हाउस से पास होके जब जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शंस होते हैं? या तो वो असेंट कर दे, विद होल्ड कर ले, मतलब इसी को कहते हैं वीटो, या वो उसको रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन। अगर ये मनी बिल नहीं है तो, अगर मनी बिल है तो ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। ठीक, अगर मनी बिल है तो वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनको साइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और बिल है तो वो रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और दोबारा जब बिल उनके पास आएगा तो वो क्या कर लेंगे? बिल को क्या असेंट दे देंगे। वीटो कितने प्रकार के होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास? सस्पेंसिव, पॉकेट, एब्सोल्यूट। एक और होता है, वो कहाँ पे है? ये है यूएस में, इंडिया में नहीं है।
तो सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये होता है सस्पेंसिव वीटो। अगर आपने किसी को रिटर्न कर दिया बिल, प्रेसिडेंट का बिल आया प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने रिटर्न कर दिया, थोड़े दिन के लिए गया लेकिन वो वापस आ गया, तो आपको वो जो है बिल साइन करना पड़ेगा, तो सस्पेंसिव वीटो हो जाता है। एब्सोल्यूट वीटो वैसे पहले प्रचलन में था, अब नहीं है ज्यादा। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि उन्होंने पॉकेट में कोई चीज रख ली, अब जैसे आप किसी बच्चे से कोई चीज मांगे और वो रख लेगा, नहीं देगा, घूम जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, पर वो देगा नहीं। तो ऐसे होते प्रेसिडेंट की बिल उन्होंने रख लिया, अब वो बता नहीं रहे कि हम कब आपको देंगे, पता ही नहीं चल रहा। पॉकेट वीटो मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए आपका बिल जब्त हो गया, वो नहीं साइन होगा, साइन भी नहीं कर रहे हैं, वापस भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उसको कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये हो गया पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब कि नहीं ही करेंगे, मतलब वो चीज़ है कि हमने बता दिया कि हम नहीं करेंगे बिल। इसमें वो बता भी नहीं रहे हैं कि हम बिल पास वो नहीं करेंगे साइन। ठीक, सस्पेंसिव वाला जो आपको रिटर्न करना है, वापस आएगा तो आपको तो थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, पर आपको साइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वीटो, वीटो पावर हो गई। ठीक, उसके बाद ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होंगे अलग से इसमें। वीटो पावर, अच्छा हाँ, ये लिख लिया, हो गया। ऑर्डिनेंस वाली पावर क्या है, देखिए ऑर्डिनेंस जो होती है, ऑर्डिनेंस माने क्या, आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया हुआ है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 1, 2, 3। अब इसी 1 को आप 2 और 3 के बीच में लेगी तो ये किसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गई, गवर्नर की। ठीक, आर्टिकल 1, 2, 3 टॉक्स अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस में देखिए हुआ क्या था कि जो कूपर केस हुआ था 1970 में, उन्होंने ये बोला था कि जो प्रेसिडेंट है वो किस वजह से जो इंटेंशन है उनका, मतलब किस वजह से वो कोई ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आ जाएगा। मतलब उसको आप जस्टिस कोर्ट में जाया जा सकता है, मतलब अगर पता चले कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स को क्रॉस करके, मतलब क्या कहते हैं उस वर्ड को, कुछ कहते हैं उसको क्रॉस करके वो चाह रहे हैं कि पता है कि ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बिल है जो पार्लियामेंट में पास नहीं होगा, तो हम ऑर्डिनेंस का पाथ लेके चलते हैं कि हम ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको पास करा देंगे। तो अगर ऐसा साबित हो गया कि ऐसी बात है, तो ये कोर्ट में केस जा सकता है। ये बताया गया था कूपर केस में, जो हुआ था कि कोर्ट जो है इसमें जस्टिफिएबल है ये। लेकिन 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में बोल दिया कि नहीं, प्रेसिडेंट ने क्यों ऑर्डिनेंस लाया है, ये चीज आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। लेकिन बाद में फिर से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये चीज रिपील कर दी, और अब ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, तो अब ये एक तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की। ऑर्डिनेंस आता कब है, किस कंडीशन में, या तो दोनों हाउस, हाँ, या तो दोनों हाउस सेशन में ना हो, दोनों या कोई एक। ठीक, तो उस समय ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ला सकता है। किस किस बातों पे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री लॉज, मतलब अगर पार्लियामेंट्री लॉ से रिलेटेड कोई हो ऑर्डिनेंस, तो वो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट क्योंकि सॉरी, ऑर्डिनेंस क्योंकि लॉ की तरह होता है, एकदम सेम टू सेम होता है, तो वो भी फंडामेंटल, और ये दिया हुआ है बुक में, 2025 के यूपीएससी में ये क्वेश्चन था। तो ऑर्डिनेंस भी लॉ की तरह फंडामेंटल राइट को अब्रिज या टेक अवे नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। और बैक डेट से लाया जा सकता है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाया जा सकता है, मतलब कि अगर जैसे आज जो है 2 जनवरी है, आज के दिन 2 जनवरी 2026 है, और आज के दिन कोई प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2 जनवरी 2017 से लागू किया जाएगा, तो ये पॉसिबल है। ठीक, तो ऑर्डिनेंस भी हो गया। ये अमेंड या अपील कुछ भी कर सकते हैं, सारे लॉज या कोई भी आर्टिकल ये अमेंड या अपील भी कर सकता है। फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकता, अपील मतलब अमेंड कर सकता है, पर अब्रिज हटा नहीं सकता। और कोई भी टैक्स लॉ अमेंड कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ये हो गया ऑर्डिनेंस की आपकी पावर। ठीक है, तो कोई भी हाउस, अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं है या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, तो आप जो है ऑर्डिनेंस, मतलब यानी कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और वो इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ऑर्डिनेंस आता है। और ये यूएस और यूके में ये चीज नहीं है, ऑर्डिनेंस वाली पावर। ठीक, कंप्लीट। उसके बाद अब हम लोग करेंगे इसका, लेजिस्लेटिव पावर हो गई थी, फाइनेंशियल पावर। देखिए इसकी भी ट्रिक है। कोई कह रहा है प्रेसिडेंट से, फाइनेंशियल पावर्स 5 है, कोई प्रेसिडेंट से कह रहा है कि भैया बजट कम है, थोड़ा पैसा दे दीजिए,
हम डिमांड कर रहे हैं आपसे, कोई डिमांड कर रहा है मनी की क्योंकि उसके पास बजट नहीं है, तो प्रेसिडेंट ना बोलिए, फाइनेंस कमीशन से याद कर लीजिए। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट्स में। तो कोई कह रहा है कि हम आपसे डिमांड कर रहे हैं किसकी? मनी की, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। किससे? फाइनेंस कमीशन से। और फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, कंटिजेंसी फंड से हमें निकालना पड़ेगा। तो ये 5 हो गए क्या? फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स अगर हम डिटेल में देखें, तो अगर कोई मनी बिल है तो वो किसके रिकमेंडेशन से आता है? प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होती है तभी मनी बिल आता है। इसी वजह से वो बाध्य होते हैं मनी बिल को साइन करने में। अगर रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही पहले से जब बोल चुके हैं कि हाँ हम ये लॉ आप ले आइए, तो वो किस तरह से वापस करेंगे? तो मनी बिल बजट जो पार्लियामेंट में रखा जाता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देती हैं अपनी, तो वो किसके बिहाफ पे देती हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे देती हैं। तो ये है उनकी फाइनेंशियल पावर। तीसरी, डिमांड फॉर ग्रांट्स। जब बजट बनता है तो जो मिनिस्ट्रीज वगैरह अपनी ग्रांट्स वगैरह की डिमांड रखती हैं, तो वो भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट से ही आती हैं। और तीसरी, फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और उसके मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक। और कंटिजेंसी फंड की जो भी अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक पब्लिक अकाउंट्स, हाँ, और फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट भी करता है और उसकी जब रिपोर्ट आती है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, वो भी पार्लियामेंट में रखना, ये किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है। अभी ये पीछे पढ़ेंगे। और उसके बाद 3 हमारे पास फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड और एक कंटिजेंसी फंड। तो जब कंटिजेंसी फंड होता ही इसी के लिए कि जब कभी हाँ, कुछ इमरजेंसी हो, कोई डिजास्टर हो, तो उससे पैसे निकालने का ऑथराइजेशन किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है? हो गया कंप्लीट? उसके बाद जुडिशियल पावर्स। ठीक। तो अब जुडिशियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की? जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक। ठीक है। और अगर आर्टिकल 143 के अंडर 143, अगर प्रेसिडेंट को कोई ऐसा मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो वो किससे एडवाइस लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेते हैं कि आप हमें इस टॉपिक पे बताइए कि क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और फिर अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस ली, सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि हाँ ये आपको ऐसा करना चाहिए, तो क्या उस एडवाइस, जो वो एडवाइस दे रहे हैं, वो बाध्य है? नहीं है। तो ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बाबरी मस्जिद वाले टाइम पे प्रेसिडेंट ने ये आर्टिकल यूज किया था, प्रेसिडेंट से सलाह मांगी थी, प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी थी, पर वो बाध्य नहीं थी। ठीक है? तो ये थोड़ा लगता भी है जजेस को भी कि भैया हम इतना टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से आपको एडवाइस कर रहे हैं और आप वो आपके ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? तो कभी कभी मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे आपको एडवाइस, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, वो भी बाध्य नहीं है एडवाइस देने के लिए। तो बाबरी मस्जिद में यही हुआ था, प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी थी, पर उन्होंने कहा था कि हम इसमें आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाध्य नहीं होती है दोनों के ऊपर। उनको एडवाइस देना बाध्य नहीं है और उनकी एडवाइस अगर उसने दे दी, तो उनके ऊपर वो लागू करना बाध्य नहीं होता है। दोनों चीजें होती हैं। और पार्डनिंग पावर्स, ये भी यही समझ लेना, इसकी भी ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि रिस्पाइट और जो रिप्राइव और कम्यूटेशन, ये सब जो चीजें होती हैं, तो जुडिशियल पावर में ही होती है पार्डनिंग पावर्स। आर्टिकल क्या है इसका? 72। अंडर आर्टिकल 72 गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट है, उनकी जुडिशियल पावर्स होती हैं। क्या करते हैं ये? देखिए, एक एक करके समझ लीजिए। पार्डन, दूसरा रिस्पाइट, तीसरा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है लेकिन याद हो जाएगा, आता जरूर है। रिस्पाइट, रिप्राइव और कम्यूट, और एक और होता है, तुम लोग बैठे हो इन्हीं की वो करो, और होती है रेमिशन। देखो गाइस, ठीक, ये आर्टिकल 72, ये है प्रेसिडेंट की पावर। इसमें एक तो ये सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट, उससे इंडिपेंडेंट पावर है ये।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकते हैं, वो होता है पार्डनिंग पावर, कि आपके सारे जितने भी इल्जाम लगे थे वो माफ, उस इल्जाम के बाद जो सजा हुई थी वो माफ, आप एकदम क्लीन चिट होकर बाहर निकलेंगे। पार्डन मतलब ये प्रेसिडेंट की पावर है कि आप डेथ सेंटेंस पार्डन कर सकते हैं, ठीक। रिस्पाइट माने क्या होता है, हेल्थ या कोई इमरजेंसी किसी वजह से अगर आप किसी की सजा कम कर देते हैं तो उसको कहते हैं रिस्पाइट। इसमें हेल्थ वगैरह का इशू होता है, जैसे कोई लेडी है, कोई प्रेग्नेंट है या हेल्थ की इमरजेंसी है, तो उसमें आपकी सजा थोड़ी कम कर दी जाती है, थोड़ी सी वो दे दी जाती है। रिस्पाइट से आप ऐसे याद कर सकते हैं, रेस्पाइट से रेस्पिरेटरी याद कर लीजिए, हेल्थ से रिलेटेड है तो उसकी सजा इसकी कम हो जाएगी, ठीक। तो लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद रिप्राइव माने क्या होता है, टेम्पररी डिले, ठीक। अभी हम बताते हैं इसको, ट्रिक हमने एक शायद इसकी ट्रिक नहीं है, बाकी चीज की है तो उसमें याद हो जाएगा। टेम्पररी डिले मतलब जैसे सजा है, सुना दी गई है, पर उनका रुक जाइए 2-4 महीने उसके बाद देखेंगे, मतलब हो सकता है तो डिले हो जाती है सजा, उस बीच में उसको पिटिशनर जो होता है उसको टाइम मिल जाता है चीजें सही करने का, तो आपने टेम्पररी डिले कर दिया सजा को, या फांसी की सजा होनी थी, कुछ चार्जेस बचे हुए हैं, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि हम थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं। और उसके बाद कम्यूटेशन और रेमिशन, इसमें टाइम कम हो जाता है लेकिन नेचर जो होता है या सजा का नेचर जो होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है 10 साल के लिए, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो रहेगा पर वो 10 से 5 साल कर देंगे, तो टाइम कम हो गया पर नेचर चेंज नहीं हुआ। ये आप मिशन से याद रख लीजिए कि अगर आपको किसी मिशन पे जाना है तो उसमें टाइम की बहुत पाबंदी होती है, तो टाइम कम कर दिया आपने, मिशन टाइम, मिशन टाइम, मिशन से रिलेटेड टाइम, तो टाइम कम पर नेचर वही रहेगा। कम्यूट में क्या होता है, कम्यूट में होता है टाइम सेम रहेगा पर नेचर चेंज हो जाएगा, कि अगर किसी को फांसी की सजा हुई है, पार्डन नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप फांसी की नहीं करेंगे, हम आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दे रहे हैं, तो नेचर चेंज नहीं, नेचर चेंज हो गया पर टाइम चेंज नहीं हुआ। तो कम्यूट टाइम कैसे, मिशन से याद रखिएगा, मिशन टाइम से रिलेटेड है तो टाइम कम, नेचर सेम रहेगा। कम्यूट बचा, कम्यूट में टाइम सेम रहेगा, नेचर चेंज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी से याद रख लीजिए, हेल्थ प्रॉब्लम हुई, कोई कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं तो आपने सजा उसकी कम कर दी। रिप्राइव माने होता है टेम्पररी डिले, ये बचा है अकेला जिसकी कोई ट्रिक नहीं है, टाइम डिले आपने वो टेम्पररी डिले दिया है सजा में, और पार्डन तो पता ही है। एक जो पार्डन की पावर होती है ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकते। तो ये हो गई दो चीजें हैं जो गवर्नर से अलग है, एक तो ये पार्डनिंग पावर्स इनके पास है और दूसरी मार्शल लॉ, कि अगर मार्शल कोर्ट ने कोई सजा सुनाई है तो वो भी वो किसके पास जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास, क्यों, और ये चीज गवर्नर के पास नहीं है, ऐसा क्यों है? यस, तो बिकॉज क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट तीनों डिफेंस फोर्सेस के, हाँ, इस वजह से मार्शल लॉ ने भी अगर कोई सजा सुनाई है तो उसकी सुनवाई प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कमांडर है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल गुड 53 सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 ऐसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए कि 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं हमारे यहाँ, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, पर सब क्लॉज कौन सा है, 2। तो 53 का सब क्लॉज 2 जो बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर हैं, ठीक, ठीक है।